हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान अरस्तु के क्रांति विषय पर बात करेंगे। मैं फरसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, MBR गवर्नमेंट PG कॉलेज बालोतरा। आज के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलो बात करते हैं अरस्तु की क्रांति पर। क्रांति शब्द आते ही हमारे दिमाग में एक ऐसा खाका तैयार होता है कि क्रांति का अर्थ शायद किसी युद्ध से हो, कोई सशस्त्र क्रांति से हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से फ्रांस में क्रांति हुई थी, रूस की जो राज्य क्रांति हुई थी, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, यहाँ भारत की 1857 की क्रांति हुई थी। तो यहाँ हम अरस्तु की क्रांति के बारे में बात करते हैं। तो अरस्तु की क्रांति का इस प्रकार की व्यवस्था से कोई प्रकार का कोई लेन देना नहीं है, क्योंकि अरस्तु क्रांति के बारे में कहता है कि अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ होता है संविधान में होने वाले परिवर्तन से। अब अरस्तु के अनुसार देश के संविधान में चाहे छोटा परिवर्तन हो या बड़ा परिवर्तन हो, यानी कि हम पूर्ण परिवर्तन कह सकते हैं, या आंशिक परिवर्तन हो, तो उस प्रकार परिवर्तन के फलस्वरूप जब देश की शासन व्यवस्था में परिवर्तन होता है, देश के संविधान में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को अरस्तु ने क्रांति का नाम दिया है। अरस्तु के अनुसार संविधान में परिवर्तन पूर्णतः हो सकता है, आंशिक हो सकता है, शस्त्र या किसी घटना विशेष के कारण भी संविधान में परिवर्तन हो सकता है। जब संविधान में पूर्ण परिवर्तन होता है, फलस्वरूप राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप में पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। और इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप जो राज्य में व्यवस्था में परिवर्तन आता है, अरस्तु ने उसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया है। अगर क्रांति के फलस्वरूप राज्य में किसी एक भाग या कुछ जगह में परिवर्तन हो, तो उसे आंशिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। संविधान में परिवर्तन निर्वासन द्वारा, धोखे से, सशस्त्र विद्रोह अथवा अन्य किसी रक्तहीन उपायों द्वारा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने बात की है कि अरस्तु की क्रांति से क्या तात्पर्य है। तो अरस्तु क्रांति का सीधा सा अर्थ बताता है कि राज्य में होने वाला परिवर्तन, राज्य के संविधान में होने वाला परिवर्तन एक क्रांति की श्रेणी में आता है। वो आंशिक हो सकता है, पूर्ण रूप से हो सकता है। अब हम बात करेंगे अरस्तु के अनुसार क्रांति कितने प्रकार की होती हैं, या क्रांति के प्रकार क्या, उसके बारे में बातचीत करेंगे। अरस्तु पहला प्रकार बताता है आंशिक क्रांति या पूर्ण क्रांति। अगर पूरे संविधान में परिवर्तन होता है तो पूर्ण तथा संविधान के कुछ भाग में परिवर्तन होता है, तो अरस्तु ने उसे आंशिक परिवर्तन या आंशिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। अर्थात राज्य के संविधान में पूर्ण परिवर्तन हो, या संपूर्ण राज्य की जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन हो, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिवर्तन हो। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन के फलस्वरूप जब राज्य के संविधान में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को अरस्तु ने पूर्ण क्रांति का नाम दिया है। तथा संविधान के कुछ भाग या संविधान के कुछ भाग में आंशिक परिवर्तन होता है, अरस्तु ने उसे आंशिक क्रांति का नाम दिया है। अगली प्रकार के बारे में बात करते हैं कि रक्तपूर्ण क्रांति और रक्तहीन क्रांति। नाम से मालूम है रक्तपूर्ण क्रांति यानी कि सशस्त्र विद्रोह के द्वारा, अगर राज्य में सशस्त्र विद्रोह के द्वारा या रक्तपात के द्वारा संविधान में परिवर्तन होता है, तो उसे रक्तपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। जैसे इतिहास में हम फ्रांसीसी राज्य क्रांति के बारे में बात कर सकते हैं, चीनी क्रांति के बारे में बात कर सकते हैं। भारत में 1857 की जो क्रांति हुई थी, देश को आंदोलन, देश को आज़ाद करवाने के लिए, तो इस प्रकार की जो क्रांति हैं, वो क्रांति रक्तपूर्ण क्रांति की श्रेणी में आता है। और अगर राज्य में बिना किसी प्रकार के रक्त बहाए क्रांति होती हैं, उस क्रांति को अरस्तु ने रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी है। जैसे आप ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति जो 1688 की बात करते हैं, तो 1688 में जो फ्रांस में बिना किसी प्रकार के रक्त बहाए, बिना किसी प्रकार के युद्ध किए जो सत्ता में परिवर्तन हुआ था, इस प्रकार की जो क्रांति है,
वो रक्तहीन क्रांति की श्रेणी में आती है। तीसरी अरस्तु ने जो क्रांति का प्रकार बताएं वो है व्यक्तिगत क्रांति और गैर व्यक्तिगत क्रांति। व्यक्तिगत क्रांति यानी कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को हटाकर संविधान में परिवर्तन करना व्यक्तिगत क्रांति की श्रेणी में आता है, तथा शासक के बिना बदले संविधान में परिवर्तन करना गैर व्यक्तिगत क्रांति की श्रेणी में आता है। अतः इस प्रकार की जो क्रांति है इसको अरस्तु ने व्यक्तिगत एवं गैर व्यक्तिगत क्रांति की श्रेणी में लिया है। अगला प्रकार देखते हैं कि वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। इसको भी अरस्तु ने बताया कि जैसे धनिक तंत्र या अन्य किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति इस प्रकार की श्रेणी में आता है। अगर समाज का कोई धनिक वर्ग है जो सत्ता की लालच के कारण आम जनता के प्रति असंतोष व्यक्त करता है या आम जनता के हितों की सुरक्षा नहीं कर पाता है, तो ऐसी प्रकार की व्यवस्था में जो आम पब्लिक होती है, वो आम जनता होती है, वो उस शासन के विरुद्ध एक क्रांति कर लेती हैं, जिसमें वर्ग विशेष की विरुद्ध क्रांति की श्रेणी में आता है। इस प्रकार की क्रांति आपने जैसे पढ़ा होगा, कार्ल मार्क्स के बारे में जो पढ़ा होगा, इस प्रकार की क्रांति का एक उदाहरण है। अगली बात करते हैं कि वैचारिक क्रांति, जब किसी नेता के भाषण या शब्द जाल द्वारा राज्य में क्रांति होती है, उसे वैचारिक क्रांति या वाग्वीरों की क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी कि क्रांति किसी व्यक्ति विशेष के कारण हो या जनता होती है वो किसी राष्ट्र के नेता के प्रभाव में आकर के राज्य में सत्ता में परिवर्तन कर लेते हैं या उनके प्रभाव में आकर के मतदान कर लेते हैं, तो इस प्रकार की जो क्रांति होती हैं वो इस श्रेणी की क्रांति में आता है। जैसे आपने माओ की क्रांति के बारे में पढ़ा होगा, तो इस प्रकार की जो क्रांति है वो भी एक प्रकार से इसका एक अंतर है। तो इस प्रकार से ये तो थे अरस्तु की क्रांति के जो प्रकार हैं कि कौन कौन से जो प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं कि अरस्तु ने जो राज्य में क्रांति होती है उस क्रांति के प्रमुख क्या क्या कारण है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अरस्तु ने राज्य में क्रांति के 3 प्रमुख कारणों पर इन्होंने फोकस किया है। पहला अरस्तु ने कहा कि क्रांति का मूल कारण क्या है, यानी कि राज्य में जो क्रांति होती है और उस क्रांति के फलस्वरूप जब संविधान में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन का मूल कारण क्या है, तो उस मूल कारण के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी अरस्तु कहता है कि क्रांति के सामान्य कारण, यानी कि ऐसे कौन से जो सामान्य कारण हैं जिन कारणों से भी राज्य में जो क्रांति है वो अक्सर हो जाती हैं। और तीसरा अरस्तु ने बताया विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशेष कारण क्या रहे हैं। इस प्रकार से अरस्तु ने क्रांति के कारण बताए। तो पहले हम चर्चा करते हैं अरस्तु के क्रांति के जो मूल कारण है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो अरस्तु क्रांति का जो मूल कारण बताता है उसको वो कहता है कि राज्य में जब असमानता होती है या विषमता होती है या अन्याय होता है, तो ऐसी स्थिति में जो क्रांति होते हैं वो क्रांति एक मूल क्रांति का जो मूल कारण होता है। राज्य में सत्ता और सम्मान का वितरण जब सामान्य होता है, कई बार देखने को मिलता है कि कुछ लोग अपने आप को इन वस्तुओं से वंचित अनुभव करते हैं और जिससे उसके मन में असंतोष की भावना पैदा हो जाती हैं। और समाज के कुछ इलिट वर्ग होते हैं या कुछ ऐसा वर्ग होता है जो शासन पर अपना कब्जा जमा लेता है या वंशवाद के आधार पर, परिवारवाद के आधार पर लगातार उसी वर्ग या परिवार के व्यक्ति ही सत्ता पर आश्रित रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बाकी जो लोग होते हैं वो राज्य के प्रति असंतोष व्यक्त करते हैं या उनके प्रति एक धीरे धीरे एक राज्य में एक विरोधी गुट तैयार हो जाता है और धीरे धीरे उस विरोधी गुट के कारण राज्य में अलग प्रकार से एक विरोधी स्तंभ खड़ा हो जाता है और वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए राज्य के विरुद्ध संघर्ष करते हैं और उस संघर्ष के फलस्वरूप राज्य में जो क्रांति एक अस्वाभाविक हो जाती है। और विशेषकर इसमें आर्थिक जो विषमता होती है, क्योंकि राज्य में सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है वो है आर्थिक विषमता। अगर धन के रूप में अगर उसका वितरण किया जाता है या सम्मान के रूप में उसका वितरण किया जाता है, जब इसमें विषमता पैदा हो जाती है तो काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि क्रांति का जो मूल कारण है वो राज्य में आर्थिक विषमता के कारण ये राज्य में क्रांति होते हैं, जिससे समाज में दरिद्र एवं संपन्न वर्ग होते हैं, ये 2 प्रकार के जो वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं और इन दोनों वर्गों के बीच में आपस में जो क्रांति है वो संघर्षशील हो जाती हैं। और इस प्रकार से क्रांति के बारे में कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि समाज में ऐसे समाज, कार्ल मार्क्स ने जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या की थी तो उसने बताया था कि समाज में
अलग अलग समय में जो अलग अलग प्रकार के दो वर्ग रहे हुए हैं, उसमें चाहे एक पूंजीपति वर्ग हो, एक मजदूर वर्ग हो, एक स्वामी वर्ग हो, एक दास वर्ग हो, औद्योगिक क्रांति का वर्ग हो, चाहे वर्तमान स्वरूप का वर्ग देख लो, तो उसको कहता है कि जब इस प्रकार से राज्य में जो आर्थिक विषमता होती है और उस आर्थिक विषमता के कारण जब राज्य में दो प्रकार के विभाजित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच में अमीर और गरीबी के बीच में एक संघर्ष होता है और वो संघर्ष एक क्रांति का कारण बन जाता है। और औद्योगिक समाज में कार्ल मार्क्स ने इसका एक समर्थन किया था कि इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या, उसके फलस्वरूप कार्ल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी प्रस्तुत की थी। तो अरस्तु का कहने का अर्थ ये था कि क्रांति का जो मूल कारण है, और वो मूल कारण है राज्य में असमानता, विषमता या अन्याय, जिस कारण से जो राज्य में सत्ता एवं सम्मान होता है, उसका जो वितरण होता है वो समान तरीके से नहीं होता है। सत्ता एवं सम्मान है एक अयोग्य लोगों के हाथों में आ जाता है, और जब जो योग्य लोग होते हैं वो योग्य लोग इनसे वंचित हो जाते हैं, तो राज्य में क्रांति हो जाती है। तो ठीक है, आज की इस YouTube वीडियो में हम केवल क्रांति का जो मूल कारण तक ही पढ़ते हैं, और अगला हमारा जो वीडियो आएगा उसमें हम क्रांति की जो सामान्य कारण क्या है, क्रांति का जो विशेष शासन प्रणालियों में क्रांति के क्या कारण रहे हैं, और क्रांति को रोकने के प्रमुख कौन कौन से उपाय हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।